कालेश्वरपुर के एक बरगद के पेड़ के नीचे बुरे किसान और अलग अलग वर्गों के लोग शाम के बाद आकर बैठते हैं। रात देर तक उनकी गंभीर मुद्दों पर बातचीत की आवाज से ये जगह हमेशा चहल पहल से भरी रहती है। 1 महीने पहले आई भीषण बाढ़ ने गांव का रूप बदल दिया था। तालाब और पोखरे सब अभी पानी से भरे पड़े थे और इन्हीं दिनों हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के डूब कर मरने की खबर गांव में फैल जाती थी। और आज इस मुद्दे पर बरगद के पेड़ के नीचे चर्चा तेज थी। जो भी कहे महादेवन काका, ये घटनाएं वाकई अजीब है। अजीब क्या है मास्टर? रात बेरात कोई लालटेन लेकर तालाब के किनारे जाएगा तो जाहिर सी बात है हादसा तो होगा ही, और सब उसी शमशान के पास वाले प्रेत झील तालाब में ही मर रहे हैं। जो भी हो धनमोहन काका, रघुप्रसाद मास्टर ठीक ही कह रही है। इससे पहले कि बरसात में भी लोग मरे थे, लेकिन ऐसे 2 हफ्ते में 4 लोग डूबे हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो भी एक ही तालाब में डूब के मरे हैं। अरे रहने दे, ये गांव है, कोई मुंबई और दिल्ली नहीं। या कौन सरकार आकर रोशनी लगाएगी? हम तो किसान के हालात में जीते हैं, हमें इन्हीं हालात में जीना पड़ेगा। फिर भी काका, ये सोचने की बात है कि पूरा कालेश्वरपुर झील और तालाब से भरा है, लेकिन सब मौतें उसी एकमात्र प्रेत झील तालाब में क्यों हो रही हैं? हाँ, यही तो। गांव में बहुत तालाब है, लेकिन मौतें सिर्फ उसी मुर्दा को शमशान वाले प्रेत झील तालाब में ही हो रही हैं। वहां 2-3 और आदमी भी बैठे थे, लेकिन वो इनकी बातों को चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि इस गांव में बड़े बुजुर्ग लोग जो भी बात करते हैं, आम लोग बीच में बोलना ठीक नहीं समझते। और तभी इन चर्चाओं के बीच एक अजनबी आदमी आता है, कंधे पर लाठी और पोटली, कसी धोती और बारीक मूछे में। अरे ये कौन? आप तो हमारे गांव के नहीं लगते हैं, कहां से आप आए हो? पहले आप सभी को नमस्कार। मैं देवगंज से आया हूं। मैं इस गांव के गजानन तिवारी का वकील हूं। वकील मतलब कोई मुकदमा करने आए हो क्या? हाँ, मेरे दादा की 8 बीघा जमीन मेरे साझेदारों ने हड़प ली है। मैं उसी पर मुकदमा करने आया हूँ। पर बाबू, आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कालेश्वरपुर में मुकदमेबाजी नहीं होती। ये सुनकर परदेशी आदमी जैसे बुझ सा गया। उसके चेहरे से उम्मीदें उतर गई। वो पूरी तरीके से उदास सा हो गया। अब क्या करूं? मैं और कोई दूसरा काम करने तो आया भी नहीं हूं। महादेवन काका का मतलब गलत मत लेना। असल में गजानन तिवारी अब इस गांव में नहीं रहते हैं। अरे ओ छोटे लोग, हमारे बड़ों के बीच क्यों बोल रहा है बाबू? हम तो बात कर रहे हैं ना, दिख नहीं रहा तुझे? राकेश उदास और परेशान चेहरा लेकर सबकी तरफ देखकर बोले, मैं बहुत दूर से आया हूं। क्या आज की रात किसी के घर ठहर सकता हूं? बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर, आप चाहो तो। क्या है वो रास्ता? जी बताइए। गजानन तिवारी पास के निकुंजापुर गांव में रहते हैं। तुम चाहो तो वहां उनके पुराने घर में रुक सकते हो, लेकिन याद रखना, मुर्दाखोर शमशान के पास बिल्कुल मत भटकना, समझे क्या? शमशान के पास के तालाब में भूत और आत्मा रहते हैं। उसके लिए अब मुझे सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं। मैं घोड़े पाल का लड़का हूँ। भूत प्रेत आएगा तो उसे एक थप्पड़ मार के सुला दूंगा। ये कहकर परदेसी नाराज होकर पांव पड़ते हुए रास्ते पर निकल पड़ता है। सब लोग उसे जाते देखते रहे। महादेवन काका, क्या आपने ठीक किया। अगर वो परदेसी आदमी सचमुच मर गया तो पूरे गांव का नाम बदनाम हो जाएगा। सुना नहीं, वो गोरे पहलवान का बेटा है। अरे चिंता मत करो, अगर कुछ भी हुआ तो लोग कहेंगे दाव वालों का कसूर नहीं, मैंने सही ही किया। अब बहुत रात हो गई है, तुम लोग जैसे चाहो देख लो उस आदमी को, मैं अब जा रहा हूं। मामला ठीक नहीं लग रहा। वो आदमी परदेसी है। अगर कुछ हो गया तो हम लोग गांव वाले को क्या सफाई देंगे? हाँ सही कहा। मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना हम रणवीर काका के पास चले क्या? सभी ने इस बात से सहमति जताई और वहां से सभी उठ खड़े हुए। सब लोग रणबीर काका के घर की ओर रवाना हो गए।
दूसरी तरफ परदेशी सोच रहा था, अगर उसे पता होता कि इस गांव के लोग इतने कठोर और बेरहम हैं तो शायद मदद मांगता ही नहीं। अब धीरे धीरे वो प्रेत झील तालाब के किनारे मुर्दा खो शमशान की ओर बढ़ता चला जा रहा था। लंबे ताल के पेड़ के बीच से गुजरते हुए उसका मन घबराने लगा। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन सुना था कि ये रास्ता ठीक नहीं है, यहाँ अक्सर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। और तभी चलते चलते अचानक उसके सामने एक परछाई खड़ी हो जाती है। उसका आकार काफी बड़ा था। वो आकृति बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ने लगती है। कौन है? कौन हो तुम हे भगवान? बचाओ मुझे हे भगवान! वो चीखता है। उस दानव ने अपने लंबे हाथ से राकेश को पकड़ लिया। राकेश डर से पत्थर सा जम गया। वो राक्षस उसे खींचते हुए मुर्दा खो शमशान की ओर ले जाने लगा। और उस समय शमशान से एक रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। ले आओ उसे, ले आओ, आजा आजा, लेकर आओ उसे। उधर मंदिर से रणवीर काका बाहर निकले। सुधीर मास्टर और उनके साथ 2-3 गांव वाले उनके सामने खड़े हो गई। क्या हुआ? सब लोग ऐसे घबराए क्यों? और कहां भाग रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है रणबीर काका। या तो कोई अनहोनी हो चुकी है, नहीं तो फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपकी मदद बहुत जरूरी है। हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। पिछले 1 महीने से मुर्दा खोश शमशान में एक काली साधना करने वाला अघोरी ठहरे हुए हैं। और आप जानते हैं, मैंने कई बार उस बूढ़े महादेवन काका को वहां जाते देखा है, लेकिन असली वजह क्या है ये हम में से कोई नहीं जानता। मुझे भी बहुत पहले शक हुआ था। महादेवन कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है, और मैंने भी उसे कई बार मुर्दा खो शमशान की तरफ जाते देखा है। वो क्या कर रहा है काका? हमें तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। शायद अब और समय बर्बाद करना उचित नहीं होगा। वो परदेशी भी उसी शमशान की ओर गया है, हमें भी उसी ओर चलना चाहिए। ठीक कहा, चलो चलते हैं। अब और किसी को बुलाने का समय नहीं है हमारे पास। सब लोग मुर्दा खो शमशान की ओर चल पड़े। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक रहस्य नहीं सुलझेगा ये सभी वापस नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ राकेश एक कांट पर बंधा है। सामने अघोरी की आग जल रही है। अरे जाग गया रे तू? अब तेरी आखिरी नींद का समय आ चुका है। नाम क्या है तेरा वैसे? आप कौन है? मुझे छोड़ दो। मैं तो इस गांव का भी नहीं हूं। मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। चुप। तुझे बलि चढ़ाए बिना मेरी साधना पूरी नहीं होगी। हे आजा, काट इसको, रेत इसका गला। क्षण भर में अंधेरे से वो भयंकर राक्षस फिर से बाहर निकलाया और उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। उसका एक एक कदम मानो मृत्यु का साक्षात रूप प्रतीत कर रहा था। मुझे छोड़ दो। मैं परदेशी हूं। मेरा परिवार उजड़ जाएगा। मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इतने में महादेवन काका भी वहां पहुंच गईं। उनका चेहरा अब इंसान से ज्यादा पिशाच जैसा लग रहा था। हाँ, तू परदेसी है, लेकिन बलि का कारण तुझे भी जानना चाहिए। वो तालाब देख रहा है। जिसकी भी जान वहां जाएगी, उसकी जीवन शक्ति तालाब में बंध जाएगी। उस तालाब को अमृत पोखर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अघोरी और महादेवन को क्या पता था, झाड़ियों के पीछे मास्टर, रणबीर और बाकी गांव वाले उन्हें चुपके से देख रहे थे। हर अमावस को उस अमृत पोखर में डुबकी लगाकर मैं पा सकता हूं लंबी उम्र जीवन। बहुत बड़ा भोग है रे। यदि अमृत पोखर की साधना पूरी हो गई तो इस बार की अमावस्या में मैं पा लूंगा अमृत का वरदान। बस बहुत हो गई तेरी बकबक। अब मैं साधना पूरी करता हूं। जयकाल पिशाच, जयकाल पिशाच। ओए मेरे चेले, अब तू अपना काम कर, खत्म कर इस ठोकर को। इतना कहते ही राक्षस राकेश का गला काटने जा रहा था। राकेश कांपते हुए आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी झाड़ियां से एक जलता हुआ मसाल राक्षस की सीने पर आ गिरा।
उसका पूरा शरीर आग में झुलास उठा। कौन? किसने किया ये? किसकी इतनी हिम्मत हुई रे? किसने किया? झाड़ियों से रणबीर काका, सुधीर मास्टर और बाकी गांव वाले निकल आए। मशाल फेंकी थी सुधीर मास्टर ने। महादेवन, लालची बूढ़े, तुझे अभी भोग का लालच गया नहीं। अघोरी के साथ मिलकर तो ये कुकर्म कर रहा था। कितने लोगों की जान ले ली तूने। हाँ, कर रहा था तो क्या। मैं प्रकृति के नियम से मरना नहीं चाहता, मैं अमर होना चाहता हूं। अमर अमर रहूंगा मैं। सुधीर मास्टर ने राकेश का हाथ खोला। राकेश का हाथ खुलते ही वो गुस्से से लाल होकर महादेवन की तरफ बढ़ा। इसे क्यों छोड़ा? ये मेरा शिकार था। मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि गांव वालों ने उस अघोरी बाबा को पीट पीट कर मार डाला। रणबीर काका जी, इस महादेवन को मेरे हवाले कर दीजिए। इसे और जीने का कोई अधिकार नहीं। आज मैं इसको मौत के घाट उतार के ही रहूंगा। रुको, ऐसा मत करो, रुको नहीं, इसे मत मारो। ये मृत ब्रह्म राक्षसों की आत्माएं हैं जो उसे नियंत्रित कर रही हैं। अगर तुमने इस समय इसे मार दिया तो उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन राकेश, जिसे बचाकर जोश आ गया था, किसी की नहीं सुनता। उसने उस बूढ़े महादेवन को इतना मारा कि मार मार कर मार डाला। रणबीर, सुधीर और कुछ और लोग रोकने की कोशिश करते हैं, पर राकेश ने किसी की बात नहीं मानी। तो इस तरह कालेश्वरपुर गांव ने अपनी आंखों से देखा कि महादेवन कैसे तांत्रिक के साथ मिलकर गांव वालों के साथ काली साधना कर रहा था, जिसकी सजा अब उसे मिल भी गई। लेकिन अब गांव वालों ने कसम खाई कि अब कोई भी रात में शमशान की ओर कदम नहीं रखेगा। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।